नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। हालांकि इसका जो बेस है वो ऑलरेडी मैं आपको काफी हद तक समझा चुका हूं। एंग्लो मराठा वॉर की बात कर ही चुका हूं, एंग्लो मैसूर वॉर की बात कर ली, एंग्लो सिख वॉर की बात कर लीजिए। 1757 से लेके 1857 के टाइम पीरियड में ब्रिटिश पैरामाउंटसी बहुत तेजी से बढ़ी इंडिया में। ब्रिटेन ने हमारे बहुत सारे हिस्सों को एनेक्स किया, हमारे बहुत सारे हिस्सों पे कब्जा करने की कोशिश की और उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज को डिप्लॉय किया गया। तो सबसे पहले पॉलिसी जो है वो है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, जो कि डिप्लॉय की थी वैरन हेस्टिंग्स ने। इसे समझेंगे। इसी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के अंदर जो एक सिद्धांत था, उस सिद्धांत का एक्सटेंशन निकल के आया किस फॉर्म में? डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस के फॉर्म में, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे। लॉर्ड वेलेस्ली का राज था 1798 से 1805 में। अगर आप सब्सिडरी अलायंस को इंडिया में एप्लीकेशन की बात करो तो 4 स्टेजेस में सब्सिडरी अलायंस का एप्लीकेशन हुआ है, लो से लेके हाई। लोअर स्टेजेस में जो सब्सिडरी अलायंस था वो कम हार्श था इंडियन स्टेट्स की तरफ। हायर स्टेजेस में यानी चौथी स्टेज में जो सब्सिडरी अलायंस था वो इंडियन स्टेट्स की तरफ बहुत सीवियरली हार्श हो गया। और एंड में देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स ने सब्सिडरी अलायंस को ज्वाइन किया। और उसके बाद अगली वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने किताब खरीद के अपने सामने रख ली होगी, मेरे साथ पढ़ रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आगे आने वाले टाइम में आपको अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। अब चूंकि आप लोग देख रहे हैं तो बस मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको अच्छी लगी रही होगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ इंपीरियल एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी वाज कैरिड ऑन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग 1757 to 1857 पीरियड थ्रू अ टू फोल्ड मेथड। दो तरीके के मेथड से ब्रिटिश पैरामाउंटसी को इंडिया में बढ़ाया गया कंपनी के द्वारा। कैसे? पहला मेथड था पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय कॉन्क्वेस्ट और वॉर। दूसरा मेथड था पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। दोनों मेथड्स को देखेंगे। सबसे पहले मेथड की बात की जाए दोस्तों, सबसे पहले मेथड में लड़ाई करके, वॉर करके डिफीटेड स्टेट को अपने अंदर मिला लो। तो देखिए बंगाल को हराया गया, बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर। मराठास को हराया गया, एंग्लो मराठास वॉर। मैसूर को हराया गया। मैसूर के साथ तो 4 जंगें हुई दोस्तों, शुरुआत में हैदर अली में और बाद में हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान के साथ। और सिखों को भी सिख वॉर के थ्रू हराया गया। 2 एंग्लो सिख वॉर हुए। ये जितनी भी जंगें हैं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मराठा वॉर्स, एंग्लो मैसूर वॉर्स और एंग्लो सिख वॉर्स, तीनों आपसे डिस्कस कर चुका हूं। एंग्लो मराठा वॉर जो 3 हुए थे वो, एंग्लो मैसूर वॉर जो 4 हुए थे, एंग्लो सिख वॉर जो 2 हुए थे, और बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। तो ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अच्छा, एक और बात है दोस्तों, सिर्फ कॉन्क्वेस्ट और वॉर से ही ब्रिटेन ने एनेक्सेशन नहीं किया है इंडिया में। ब्रिटेन ने एनेक्सेशन किया है, इलाकों पे कब्जा किया है, अपनी टेरिटोरियल एक्सटेंट को बढ़ाया है डिप्लोमेसी के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म के थ्रू। अब जब बात आती है डिप्लोमेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के थ्रू बढ़ाने की, तो कौन कौन सी पॉलिसीज का इस्तेमाल किया? सबसे पहले जो पॉलिसी आएगी वो आएगी वॉरेन हेस्टिंग्स की, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस पॉलिसी थी वॉरेन हेस्टिंग्स की दोस्तों। इसको समझेंगे तो समझिए, 2 पार्ट है। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ये तो हमने देख लिया, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म ये यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अंदर सबसे पहले आई वॉरेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस पॉलिसी, उसके बाद आएगी वेलेस्ली की डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस, और फिर आएगी डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस वीडियो में हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस पॉलिसी और वेलेस्ली की डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडरी अलायंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स की। देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। हालांकि फोर्ट विलियम के गवर्नर वो 1772 में ही बन गए थे। ठीक है ना, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी गवर्नर 1772 बन गया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और वो गवर्नर जनरल बन गए। बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी भी इसके अंदर आ गई। जब वॉरेन हेस्टिंग्स पावर में आएंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स के लिए जो चीजें होंगी वो उतनी आसान नहीं होंगी। अगर आप वॉरेन हेस्टिंग्स के पर्सपेक्टिव से देखते हो, उनका काम क्या था? ब्रिटेन के राज को बढ़ाना है, ब्रिटेन के टेट को बढ़ाना है, ब्रिटेन की जो हालत है, जो कंडीशन है विज विज अदर पॉलिटिकल एंटिटीज इन इंडिया, उसको स्ट्रांग करना है। और ब्रिटेन के सामने जो चैलेंज था वो चैलेंज आसान नहीं था। मराठास के साथ उनको टकराना था। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि देखिए मराठा की ताकत 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में खत्म हो गई, बट ऐसा नहीं था दोस्तों। 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत खत्म होने के बाद भी एक प्रोसेस हुआ जिसको बोला जाता है मराठा रिसरेक्शन। और इस मराठा रिसरेक्शन प्रोसेस के दौरान मराठास ने अपनी ताकत को फिर से कंसोलिडेट किया और फिर से स्ट्रांग हुए।
और फिर से वो बहुत जंगे लड़ेंगे और हराएंगे दूसरों को। तो आप देखोगे मराठा रिसरेक्शन हुआ, मराठास फिर से ताकत हुए और ये मराठास भी अंग्रेजों को एक टक्कर देंगे। हालांकि ये कहा जाता है अगर 1761 से पहले जो मराठा की ताकत थी अगर वो रहती तो अंग्रेजों को ये अंग्रेज मराठास को हरा नहीं पाते। तो मेन रीजन कि अंग्रेजों ने मराठा को हरा दिया वो था 1761 में मराठा की ताकत का कम होना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद। उसके बाद मराठास के साथ डील करना था इन अंग्रेजों को, फिर अंग्रेजों को मैसूर के साथ डील करना था और फिर अंग्रेजों को हैदराबाद के साथ डील करना था। हैदराबाद भी एक झटके में कंट्रोल में नहीं आया है, ये अंग्रेजों के काफी जद्दोजहद लगी है कंट्रोल करने में। अब देखिए हास्टिंग्स की पॉलिसी थी रिंग फेंस। रिंग फेंस का मतलब क्या था? रिंग फेंस का मतलब था कि मान लीजिए ये ब्रिटिश एम्पायर है, ठीक है, इस ब्रिटिश एम्पायर को सेव करना है और अपने को दूसरी जगहों पे भी फैलाना है। तो आप कर क्या सकते हो? मान लीजिए इस ब्रिटिश एम्पायर को बाहर की कुछ ताकतों से खतरा है और ये बाहर की कुछ ताकतें हैं, एक अफगान पावर, फिर आप कह सकते हो मराठा पावर, मैसूर पावर, ये सब ताकतें हैं। तो इन ताकतों के साथ डील करना है ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन करेगा क्या? अफगान के साथ डील करने के लिए, अफगान अटैक को रिपेल करने के लिए ब्रिटेन की टेरिटरीज और अफगान की टेरिटरी के बीच में जो टेरिटरी है इसको थोड़ा स्ट्रांग करेगा। फिर मराठास और इनकी टेरिटरी के बीच में जो टेरिटरी है इसको स्ट्रांग करेगा। मैसूर और उनके बीच में जो टेरिटरी है, मान लीजिए हैदराबाद की टेरिटरी है, कर्नाटक की टेरिटरी, इसको मजबूत करेगा। तो अगर मान लीजिए अफगान वॉर करते हैं तो अवध पहले उनको रेजिस्टेंस देगा, अगर मराठास वॉर करते हैं तो बीच का जो स्टेट है वो रेजिस्टेंस देगा, मैसूर वॉर करते हैं तो बीच में जो स्टेट है, कर्नाटक है, हैदराबाद है, वो एक रेजिस्टेंस देगा। तो मतलब वो अपनी टेरिटरीज को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? अपने साइड में जो टेरिटरी है उसको कम ताकत करके। हालांकि इस पॉलिसी की एक बहुत बड़ी खास बात है कि रिंग फेंस की पॉलिसी में आप अपनी बगल वाली टेरिटरी को ताकतवर तो कर रहे हो, बट बगल वाली टेरिटरी को इतना ताकतवर नहीं कर रहे हो कि वो आप ही को चैलेंज देने लगे कुछ समय के बाद, कि पता चला अवध को इतना स्ट्रांग कर दिया कि अवध खुद ब्रिटेन एम्पायर को चैलेंज देने लगे। ये बात बहुत खूबसूरती से करी वैरन हेस्टिंग्स ने, और केवल वैरन हेस्टिंग्स तो क्यों, सारे ब्रिटेन के जो गवर्नर जनरल है सबने इसको बहुत अच्छे तरीके से करी। इसका एग्जाम्पल आपको मैप से समझ में आएगा दोस्तों। हिस्ट्री में मैप्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अगर आप ये लेफ्ट वाला मैप देखें, ये है इंडिया ड्यूरिंग बैरन हेस्टिंग्स। यहां पे देखते हैं कि अंग्रेजों का राज कहां का नजर आ रहा है। तो ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा में पूरी तरीके से ब्रिटेन का साम्राज्य हो चुका था। ये जो नॉर्दर्न सरकार्स वाला इलाका था ये भी ब्रिटेन के पास जा चुका था, और ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी यहां पे आपको नजर आ रही है, यहां पे भी आपका ब्रिटेन का राज हो चुका था। तो इन जगहों पे ब्रिटेन का राज था, ठीक है। बॉम्बे की तरफ पे भी कुछ ट्रेडिंग पोस्ट थी यहां पे, तो यहां मद्रास में तो इनकी ट्रेडिंग पोस्ट थी। नॉर्दर्न सरकार का इलाका ब्रिटेन के अंदर था, ये बिहार, बंगाल और उड़ीसा की प्रोविंसेस ब्रिटेन के अंदर थी। अब यहां पे देखिए दोस्तों, अगर आप इन इलाके को देखो जिन्होंने रेड से मैंने हाईलाइट कर रखा है, इनके साइड में देखिए तो क्या है, यहां अवध है, इधर रोहिल्लाज है, और रोहिल्लाज में अफगानियों का चलती है। रोहिल्लाज भी तो अफगान थे, यहां पे आके सेटल हो गए थे। तो ब्रिटेन का डर था कि अगर इधर से कोई अफगान रूलर अटैक करता है, पहले किया भी था 1761 में, तो फिर से हो सकता था। तो कोई अफगान रूलर अगर अटैक करता है और ये रोहिल्लाज मान लीजिए उसको सपोर्ट दे देते हैं, तो इस रास्ते से वो ब्रिटेन की टेरिटरीज में अटैक कर सकते हैं। मराठा कॉन्फेडरेसी तो देखिए कितनी बड़ी आपको नजर आ रही है। ये मराठा कॉन्फेडरेसी डायरेक्टली ब्रिटेन की जो कॉलोनीज है बंगाल में उस पर अटैक कर सकते हैं, अवध के रास्ते से अटैक कर सकते हैं। उसी तरीके से जो नॉर्दर्न सरकार का इलाका था, इस नॉर्दर्न सरकार वाले इलाके में मैसूर का राजा अटैक कर सकता था। तो ये सारे इश्यूज समझ में आ रहे थे ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन को क्या समझ में आया, ब्रिटेन ने बोला कि अगर मुझे अपनी टेरिटरी को अफगानों से बचाना है तो मैं क्या करूं, मैं अवध को स्ट्रांग कर देता हूं। अगर ये अवध का रीजन स्ट्रांग हो जाएगा तो अगर इधर से अफगानियों का अटैक होता है तो अवध उसको रिपेल कर देगा। अब अवध को स्ट्रांग करने के लिए कर क्या सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग भी अवध को इस तरीके से करना था कि अवध खुद ही अंग्रेजों के लिए खतरा ना बन जाए। तो ये अंग्रेज करते क्या थे, ये अंग्रेज अपने ऑफिसर्स अवध के नवाब के पास भेजते थे और अवध के नवाब से बोलते थे कि देखिए आपके बगल में रोहिल्लाज हैं, ये अफगान्स हैं, ये नॉर्थ वेस्ट से आने वाले अफगानों के साथ मिलकर आप पे अटैक कर सकते हैं, तो हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हम आपकी मदद एक शर्त पे करेंगे कि हम जो सोल्जर्स आपको प्रोवाइड करेंगे आपकी आर्मी को ट्रेन करने के लिए, आपको अफगान अटैक से बचाने के लिए, रोहिल्ला के अटैक से बचाने के लिए, उसके लिए पैसा आपको देना पड़ेगा।
तो हमारे ऑफिसर्स जिनको हम आपकी टेरिटरी में प्लेस करेंगे, उनको पैसा आपको देना पड़ेगा, उनका खर्चा आपको देना पड़ेगा, उनका खाना पीना और जितनी भी उनकी सैलरीज है वो आपको देनी पड़ेंगी, लेकिन वो फोर्सेस आपको अफगान वॉर के केस में बचा सकती हैं। ये बात बोली किसने? वैरन हास्टिंग्स ने। शुरुआत में ये जो अरेंजमेंट था वो उतना डरावना नहीं लग रहा था। उसका रीजन ये था दोस्तों कि शुरुआत में जब वैरन हेस्टिंग्स के टाइम पे इस तरीके की फोर्सेस को यहां पे प्लेस करने की बात हो रही थी अवध में, उस समय पे अवध से यह नहीं कहा गया था कि आप अपनी फोर्सेस को हटा दीजिए, अवध की जो आर्मी है वो भी रहेगी, साथ साथ ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है उसको भी अवध के फ्रंटियर्स पे पोस्ट कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि भाई अवध बचा रहेगा, ऐसा लॉजिक दिया गया। तो ब्रिटिश ने बोला कि ये जो भाई आपका अवध का ये जो फ्रंटियर है ना रोहिल्लास के साथ, यहां पे रोहिल्लास है, इस अवध के फ्रंटियर पे हम अपने कुछ ब्रिटिश सैनिक तैनात कर देंगे। वो ब्रिटिश सैनिक अवध के सेना को ट्रेनिंग भी देंगे और अवध का जो नवाब है वो उन सैनिकों के रहने का, खाने का, उनकी सैलरी का इंतजाम करेगा। तो इससे अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने अपना खर्चा भी बचा लिया, अंग्रेजों ने अवध के साथ अपनी रिलेशनशिप भी अच्छी कर ली, और मान लीजिए इधर से कोई अगर अटैक होता है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? अवध है। ये आप कह सकते हैं एक श्रूड सेंस ऑफ डिप्लोमेसी है, एक श्रूड सेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी थी जो अंग्रेजों ने वहां पे अपनाई। उसी तरीके से अगर आप साउथ इंडिया की बात कर लो, पेनिनसुलर इंडिया की बात कर लो, यहां देखते हैं ये जो नॉर्दर्न सरकार की टेरिटरी थी ये किसकी थी? ये अंग्रेजों की थी। तो आप यहां पे देखिए ये मैसूर है, मैसूर में हैदर अली बहुत स्ट्रांग हो रहा था, हैदर अली एक टफ पावर थी। तो अंग्रेजों को यह पता था कि ये हैदर अली हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है, तो बीच में जो निजाम की टेरिटरी आती थी इन निजाम के साथ अरेंजमेंट किया अंग्रेजों ने। इस निजाम को अंग्रेजों ने पट्टी पढ़ा दी कि ये जो मैसूर का राजा है हैदर अली, ये तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है, तुम हमारे साथ मिल जाओ, हमारी फोर्सेस को डिप्लॉय कर लो। निजाम भी उस समय के स्पेशल हुआ करते थे, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, कोई एक सेंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी थी ही नहीं, कोई एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी थी नहीं। एक्चुअली में उस समय का माहौल दोस्तों ऐसा था कि सही में कोई सेंस ऑफ स्टेबिलिटी हो नहीं सकती, ये सब अलग अलग कंट्रीज की तरह एक्ट कर रहे थे। तो निजाम की टेरिटरी एक अलग कंट्री थी, पेशवा की टेरिटरी एक अलग कंट्री थी, मैसूर की टेरिटरी अलग कंट्री, नॉर्दर्न सरकार एक अलग कंट्री। कोई इंडिया तो था नहीं उस समय पे, सब अपने अपने इलाके के लिए लड़ रहे थे, सब अपने अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी वेलेस्ली की रिंग फेंस पॉलिसी, यानी कि हम अपनी टेरिटरी, और मान लीजिए मैसूर को दुश्मन माने तो मैसूर दुश्मन की टेरिटरी के बीच में जो टेरिटरी आ रही है उसको थोड़ा स्ट्रांग करो, पर कभी भी इतना स्ट्रांग ना करो वो हमारे लिए खतरा बन जाए, बट इतना स्ट्रांग कर दो कि जो थर्ड पार्टी है जो अंग्रेजों की टेरिटरी पे अटैक करने वाली है उसको रिपेल कर सके बीच की टेरिटरी। ये थी इनकी रिंग फेंस पॉलिसी दोस्तों। आगे आते हैं किस पे? सब्सिडरी अलायंस पे। अगर आप बात करो सब्सिडरी अलायंस पे, यहां पे देखिए ये एक इंडियन राजा है जो अंग्रेजों के साथ साथ सब्सिडरी अलायंस को नेगोशिएट कर रहे हैं। सब्सिडरी अलायंस की शुरुआत किसने की? ये शुरुआत की आपकी लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसका लॉर्ड वेलेस्ली ने इस्तेमाल किया। लॉर्ड वेलेस्ली हमारे गवर्नर जनरल, हमारे क्या ब्रिटेन इंडिया के। तो 1798 से 18 से 5 के टाइम पीरियड में लॉर्ड वेलेस्ली आपके गवर्नर जनरल थे। इनका काम था कि भाई एम्पायर बनाएंगे इंडिया में, एक ब्रिटेन का एम्पायर बनाएंगे इंडिया में। तो इन्होंने बोला क्या कि जो इंडियन की स्टेट का रूलर था उसको कंपेल किया, उसके साथ जबरदस्ती करी कि आप एक काम करो, एक ब्रिटिश फोर्स को अपनी टेरिटरी में आप स्टेशन करो, और इस ब्रिटिश फोर्स को अपनी टेरिटरी में जब आप स्टेशन करोगे तो इस ब्रिटिश फोर्स के मेंटेनेंस के लिए पैसा आप दोगे। कुछ ऐसी ही चीजें दोस्तों कौन कर रहा था? वैरन हेस्टिंग्स कर रहे थे। तो ये जो लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम लेके आए और जो ट्रूप्स को स्टेशन लॉर्ड वैरन हेस्टिंग्स कर रहे थे, उसमें क्या फर्क था? उसमें एक बहुत बड़ा फर्क था दोस्तों, उस बड़े फर्क को समझने की जरूरत है। आप देखोगे अगर आप बात करो सब्सिडरी अलायंस की, सब्सिडरी अलायंस को इंडिया में 4 स्टेजेस में लेके आया गया। किसी एक स्टेज में सब्सिडरी अलायंस नहीं आए, 4 स्टेजेस में लेके आया गया। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए भी देखते हैं, जब ये अंग्रेज इंडिया के किसी रूलर के साथ सब्सिडरी अलायंस की जब ट्रीटी साइन कर लेते थे तो अंग्रेज क्या बोलते थे कि हमारी ब्रिटिश फोर्स आपके इलाके में रहेगी, लेकिन अब आप अपनी आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते। तो इससे होता क्या था कि मान लीजिए किसी रूलर ने, किसी राजा किंग वन ने सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन कर ली, तो किंग वन की अपनी जो आर्मी होगी ना उसको डिस्बैंड कर दिया जाएगा। तो उस आर्मी के कुछ सोल्जर्स को अगर ब्रिटेन की आर्मी में काम मिल गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इसकी आर्मी के सारे लोग जो होते थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाते थे, पहली चीज। दूसरा दोस्तों, ब्रिटेन की आर्मी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी इस रूलर के एरियाज में रहेगी और इस रूलर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, लेकिन सोवरेनिटी का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है मिलिट्री।
मिलिट्री पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में रहने चाहिए। तो अगर एक दूसरे जगह की आर्मी आपके यहां पे स्टेशन होगी, आपके राज्य की पोजीशंस पे आके अगर स्टेशन हो जाती है, तो आप क्या करोगे? आपकी सोवरेनिटी तो वैसे ही चलेगी ना, फिर तो आप किसी लायक बचे ही नहीं। आप कर भी क्या सकते हो फिर तो वो आर्मी, चूंकि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है, ये इस स्टेट के रूलर के कंट्रोल में नहीं है, ये तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में। तो कल की डेट में उठ के अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दिया कि नहीं भाई एनेक्स कर लो स्टेट को, तो ये रूलर कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्या कर लेगा ये रूलर? ये सिंपल सा लॉजिक उस समय के रूलर्स को समझ में नहीं आया। उस समय के रूलर्स अपने दिमाग में ये समझ चुके थे कि जो ब्रिटेन है, जिन्होंने भी सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया, उनको समझ में आ गया था ब्रिटेन बहुत ताकतवर है, इनको हराना बहुत मुश्किल है, चलो सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन कर लो। और कौन सा पैसा इनकी जेब है, इनकी मेहनत का जा रहा था, तो नीचे के लोगों का खून चूस के पैसा लेते थे और ब्रिटेन को दे देते थे ये लोग। तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है वो इन इंडियन रूलर्स के यहां पे स्टेशन होगी, पैसा ये इंडियन रूलर भरेगा, इंडियन रूलर अपनी आर्मी रख नहीं सकता। यहां तक तो चलिए ठीक है। उसके बाद एक और चीज हुई, इंडियन रूलर से बोला जाएगा कि आप एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने कोर्ट में रखोगे। अब होगा ये दोस्तों कि जो इंडियन रूलर है ये एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने कोर्ट में रहने देगा। यहां पे आप देखोगे इंडियन रूलर जब भी अपने कोर्ट में कुछ भी काम करने की कोशिश करेगा, अपने मिनिस्टरों से बात करने की कोशिश करेगा, तो ये जो ब्रिटिश रेजिडेंट है ना, हर चीज में अपनी टांग लड़ाएगा। तो मतलब सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी से ये बोला गया कि चलिए हमारी आर्मी आपके यहां पे रहेगी, सब कुछ होगा, आप अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करिए। लेकिन आप देखोगे सब्सिडरी अलायंस के बाद भी अंग्रेजों ने, जो रूलर्स थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस के ट्रीटी को एक्सेप्ट किया, उनको अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करने दिया। वो करते क्या थे? वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को, एक ब्रिटिश रेजिडेंट को उनकी कोर्ट में स्टेशन कर देते थे। और ये ब्रिटिश रेजिडेंट वर्चुअली हर चीज में इंटरफेरेंस करता था, हर चीज में। तो अगर कोर्ट में कोई अपॉइंटमेंट करना है, किसी की इंपॉर्टेंट पोस्ट पे कोई अपॉइंटमेंट करना है, तो उसमें ब्रिटिश रेजिडेंट अपनी टांग अड़ाएगा। तो कभी कभी तो क्या होता था कि इन रूलर्स के कोर्ट में जो नीचे के लेवल के लोग होते थे ना, वो इस ब्रिटिश रेजिडेंट को आके मक्खनबाजी किया करते थे कि सर हमारा काम करा दो। मतलब वो रूलर के पास मक्खनबाजी नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिश रेजिडेंट के पास मक्खनबाजी कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिश रेजिडेंट ज्यादा ताकतवर हो गया है, ये रूलर तो नाम का रह गया है। क्यों? क्योंकि रूलर के पास अपनी आर्मी ही नहीं है। जो आर्मी इस रूलर को बचा रही है वो तो ब्रिटिश रेजिडेंट के हिसाब से चलेगी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से चलेगी। तो रूलर के पास बचा क्या? कोई सोवरेनिटी बची ही नहीं इस रूलर के पास। समझ गए दोस्तों? अच्छा, एक और बात यहां पे निकल के आती है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली है, इसने ये जो डॉक्ट्रिन थी आपकी सब्सिडरी अलायंस की, इसको शुरुआत में लेके क्यों आया? इसको शुरुआत में दोस्तों ये लोग इसलिए लेके आए क्योंकि इनको फ्रेंच इन्फ्लुएंस को इंडिया में कम करना था। जब भी इस तरीके की सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी साइन की जाती थी, ज्यादातर केसेस में स्टेट से ये बोल दिया जाता था कि आप किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं रखेंगे। अगर आपकी सर्विस में कोई यूरोपियन है, यूरोपियन मतलब इंग्लैंड के अलावा कोई फ्रेंच आपकी सर्विस में है, या कोई डच ईस्ट इंडिया कंपनी का आपकी सर्विस में, या कोई पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का आपकी सर्विस में, तो आप उनको नौकरी से निकाल दोगे। मतलब सब्सिडरी अलायंस के बाद हमारी सेना आपकी रक्षा करेगी, आपकी सर्विस में हमारे अलावा इंग्लिश, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स के अलावा कोई और यूरोपियन काम नहीं कर सकता। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी हमसे डिस्कस करके डिसाइड करोगे। ये ब्रिटिश रेजिडेंट आपके कोर्ट में रहेगा। तो कुल मिला के बचा क्या रूलर के पास? वो तो नाम का ही रूलर बचा, उसके हिसाब से तो कुछ होना ही बंद हो गया। फ्रेंच का भी एक लॉजिक था। देखिए, अब कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया में उस समय तक फ्रेंच पावर खत्म हो चुकी थी। भले ही इंडिया में उस समय तक फ्रेंच पावर खत्म हो चुकी थी दोस्तों, लेकिन मान लीजिए ये इंडिया है, यहां मॉरिशस है, तो मॉरिशस में फ्रांस का राज था और कुछ फ्रेंच सेटलमेंट्स थे इंडिया में। तो अंग्रेजों को हमेशा ये डर लगा रहता था कि हो सकता है ये फ्रेंच सेटलमेंट्स इस मॉरिशन आइलैंड में जो फ्रांस की फोर्सेस पोस्टेड है, इनके साथ कुछ पीछे से बातचीत चल रही हो, और हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में ये लोग समुद्र के रास्ते इंडिया पे अटैक कर दें। तो अगर ये लोग समुद्र के रास्ते से इंडिया पे अटैक करते हैं, अगर हमारी फोर्सेस मेजॉरिटी ऑफ द टेरिटरी में डिप्लॉयड होंगी, तो हम अपने सेटलमेंट्स को बचा पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, अंग्रेजों को इस सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी से फायदा क्या हुआ? वर्चुअली अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया। अंग्रेजों ने जब अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय कर दिया इंडियन रूलर्स की टेरिटरी में, तो अब वो जब चाहे अपने हिसाब से उस स्टेट को अपने में मिला लें, अनेक्स कर लें, वो स्टेट कुछ भी नहीं कर पाएगा। उस स्टेट के पास किसी भी तरीके की कोई ताकत बची ही नहीं, कोई स्ट्रेटेजिक इंफ्लुएंस उसका बचा ही नहीं।
और एक रीजन और भी था, क्योंकि फ्रांस में नेपोलियन ने तरखाट मचा रखा था, तो इसलिए भी, तो वही बात है, फ्रांस, नेपोलियन, ये सारे रीजन तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दूसरा, इंडिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना था, ये भी एक रीजन है। तीसरा, सब्सिडरी अलायंस एक झटके में नहीं हुआ है, उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। कैसे, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये सब्सिडरी अलायंस का आइडिया कहां से आया? सब्सिडरी अलायंस का आइडिया आया फ्रांकोइस डुप्लेक्स से। डुप्लेक्स फ्रेंच गवर्नर था, उसके बारे में मैं पहले ही अपनी वीडियोस में बहुत कुछ बता चुका हूं। स्पेक्ट्रम की शुरुआत की जो वीडियोस, जहां पे मैंने फ्रेंच एम्पायर, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में थी, उसके बारे में बताया था। ड्रूपिक्स का हिसाब था, डुप्रिक्स यूरोपियन ट्रूप्स को प्रोवाइड करता था इंडियन रूलर्स को, और इंडियन रूलर्स को वो आपस में लड़ाता था। ये डुप्लेक्स का काम था। ये जो टैक्टिक्स थी ना डुप्लेक्स की, ये बाकी जो यूरोपियन जनरल्स थे उनको बहुत पसंद आई। क्लाइव ने फ्रैंकोइस डुप्लेक्स की इस टैक्टिक्स को कॉपी किया, और ये रॉबर्ट क्लाइव जो था, अंग्रेजी जो जनरल था, उसने डुप्लेक्स की टैक्टिक्स को इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे आप देखोगे ये एक फैशन बन गया। फैशन क्या बन गया कि हाँ भाई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस की सर्विस हम आपको दे सकते हैं, बदले में हमें पैसा दो, इनका पूरा खर्चा और कंपनी को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दो। तो ये भी एक तरीके का कॉमर्स बन गया कि भाई आप फोर्सेस को प्रोवाइड कर दो, ब्रिटिश ऑफिशियल्स उनको लीड कर रहे होंगे, उसकी सर्विस का पैसा दो, तो भाई जो फोर्सेस वहां पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी तो आएगी, उनका खाना पीना तो मेंटेनेंस तो सब कुछ आएगा ही, साथ साथ कंपनी का कुछ एक्स्ट्रा पैसा बन जाएगा, कुछ प्रॉफिट बन जाएगा। क्योंकि जब पैसा लेते होंगे इन फोर्सेस को देने का, तो भाई प्रॉफिट के बेसिस पे तो लेते होंगे। तो अगर खर्चा आ रहा होगा इन फोर्सेस का 1000 रुपए का, तो पैसा लेते होंगे कम से कम 1500 रुपए, उस पे भी ये लोग प्रॉफिट कमाते थे। क्योंकि ओरिजिनली में जो अंग्रेज थे तो बिजनेसमैन थे ना, वो तो बाद में उन्होंने पॉलिटिकल पावर ऑक्युपाई कर ली इंडिया में। अब जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले जो शुरुआती सब्सिडरी अलायंस था, वैसे तो देखिए सब्सिडरी अलायंस का जो कोर, जो सबसे क्रूड प्रिंसिपल है, वो लेके आया लॉर्ड वेलेस्ली 1798 के बाद। लेकिन जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिखता है सब्सिडरी अलायंस का, वो दिखता है 1765 में। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ है, आपको पता है। 1765 में क्या हुआ? 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब को बोला कि देखिए, अब हम और आप दोस्त हैं, आप हार गए बट कोई बात नहीं, हमने आपको माफ कर दिया, आपने हमको वॉर इंडेमनिटी दे दी, लेकिन अब हम आप और आप दोस्त हैं। हम अपनी कुछ फोर्सेस को आपके फ्रंटियर्स पे डिप्लॉय करेंगे और ये फोर्सेस आपको बचाएंगी। ये सबसे पहला फॉर्म था सब्सिडरी अलायंस का, जो कि क्लाइव ने अपनाया था बैटल ऑफ बक्सर के बाद। लेकिन उस समय पे अवध से ये नहीं बोला गया था कि आप अपनी आर्मी डिस्बैंड कर दो, अवध की आर्मी थी। अवध से ये नहीं बोला गया था कि आप किसी भी तरीके का फॉरेन रिलेशन नहीं कर सकते। मतलब जो उस समय का सब्सिडरी अलायंस था वो उतना क्रूड नहीं था। धीरे धीरे आप देखोगे सब्सिडरी अलायंस बहुत क्रूड होता जाएगा। तो जब नवाब ऑफ कर्नाटक के साथ फरवरी 1787 में कॉर्नवालिस ने ट्रीटी साइन की, तो उस समय पे कॉर्नवालिस ने नवाब ऑफ कर्नाटक से क्या बोला कि अगर आप किसी फॉरेन स्टेट से कोई फॉरेन रिलेशनशिप रखते हैं तो आपको हमसे डिस्कस करना पड़ेगा। धीरे धीरे जो ये डीलिंग्स कर रहे थे ना अलग अलग राज्यों के साथ, उसमें अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को घुसेड़ रहे थे। शुरुआत में नहीं घुसेड़ा इन्होंने। फिर हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस के एप्लीकेशन के 4 स्टेजेस नजर आते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज ऑफ सब्सिडरी अलायंस में क्या हुआ? देखिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ सब्सिडरी अलायंस कि कंपनी ने बाकी देश के रूलर से बोला, बाकी प्रोविंसेस के रूलर से बोला कि हम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी देंगे, ये आर्मी आपकी रक्षा करेगी, अगर आपको कोई बैटल लड़ना है तो आप इस आर्मी से लड़ सकते हैं, बट इस ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। शुरुआती रूलर से यह बोला गया। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ाया गया। रूलर से यह बोला गया कि आप तो हमारे दोस्त हैं और हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक तीसरा पर्सन हमारा एनिमी है। तो आप देखिए, जब मैसूर से अंग्रेजों की लड़ाई हुई तो मैसूरों ने मराठास को क्या बोला? नवाब ऑफ हैदराबाद को, निजाम ऑफ हैदराबाद को क्या बोला? ये मैसूर तो हमारा दुश्मन है, हम आप दोस्त हैं। तो अंग्रेजों ने निजाम ऑफ हैदराबाद से बोला कि हम आप दोस्त हैं, मराठा से बोला हम आप दोस्त हैं, ये मैसूर का राजा हैदर अली हमारा दुश्मन है। तो ये क्या था? ये दूसरे तरीके का सब्सिडरी अलायंस था। हालांकि मराठास के साथ ये नहीं हुआ था, बट निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ हो गया था। तो निजाम ऑफ हैदराबाद को अंग्रेजों ने समझाया कि भाई हम और आप दोस्त, और ये मैसूर हमारा दुश्मन, आपकी फोर्सेस और हमारी फोर्सेस मिलके इस मैसूर को हरा देंगे। कुछ हद तक हरा भी दिया। ये था दूसरा फॉर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तीसरे फॉर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि भैया रूलर से बोला गया कि आप अब ये हम लोग वेलेस्ली के राज में घुस चुके हैं, ठीक है,
1798 के बाद में वेलेस्ली का राज आ गया। वेलेस्ली ने बोला कि भैया देखो, हमारी फोर्सेस आपके यहाँ पे रहेंगी, आप किसी भी तरीके का फॉरेन रिलेशन नहीं रख सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, किसी यूरोपियन को अपनी सर्विस में नहीं रख सकते, आप इन फोर्सेस के पैसे देंगे। तो ये थर्ड फॉर्म था। थर्ड फॉर्म बहुत क्रूड था। पहले जो दो फॉर्म्स थे वो उतने क्रूड नहीं थे। फर्स्ट फॉर्म तो चलिए क्रूड नहीं था एक तरीके से, फर्स्ट फॉर्म में वो रियलिटी दूसरों को समझ में नहीं आई। जो दूसरा फॉर्म था वहां पे अंग्रेजों का एक म्यूचुअल मतलब था। जब तक तीसरे फॉर्म पे आए तब तक अंग्रेजों को प्रॉफिट कमाना था इन सोल्जर्स को देख के, और दूसरी टेरिटरीज पे अपनी धाक जमानी थी। वेलेस्ली को दोस्तों क्या बोला गया कि वेलेस्ली ने ब्रिटिश अंपायर इन इंडिया को ब्रिटिश अंपायर ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि ये वेलेस्ली की जो क्रूड पॉलिसी थी ना कि भाई हम अपनी फोर्सेस को जब किसी दूसरे स्टेट में स्टेशन करेंगे, वो दूसरा स्टेट अपनी फोर्सेस ही नहीं रख सकता, वो हो गया आपका तीसरे से। ठीक है, ये थर्ड स्टेज था आपका सब्सिडरी अलायंस का। सब्सिडरी अलायंस में कंपनी ने बोला कि हम आपको मैन देंगे, सोल्जर्स आपकी जगह पे रहेंगे, उनको ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्रेनिंग देंगे, लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है आपको इन सब का खर्चा उठाना पड़ेगा, आपका हम सिक्योर कर देंगे आपको। इन रूलर्स को इतना समझ में नहीं आया, या फिर ये रूलर्स इतने कमजोर थे कि वो कुछ कर नहीं पाए कि भैया जब हम अपनी ताकत ही दे देंगे, जब ये फोर्सेस मुझे आंसर ही नहीं कर रही हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को आंसर कर रही है, तो मेरे पास तो वैसे भी कुछ ताकत नहीं बची। और सबसे लास्ट स्टेज, मोस्ट क्रूस्ड, कि अगर जो पैसे आपसे देने के लिए कहा गया है इन फोर्सेस को मेंटेन करने के लिए, वो पैसा बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि ब्रिटेन यहां प्रॉफिट भी कमाता था। वो सोल्जर्स को देख के सिर्फ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं छीनने की कोशिश करता था, वो पैसा भी कमाता था। तो अगर किसी रूलर के यहां सब्सिडरी अलायंस के चलते कुछ फोर्सेस को इंस्टॉल किया गया और उन फोर्सेस का पैसा वहां का नवाब नहीं दे पाया, तो उससे उसकी जमीनें छीन ली जाएंगी। तो आखिरी स्टेज में क्या हुआ कि मान लीजिए पैसा जो डिसाइड किया गया है वो अगर नहीं दे पाता है नवाब, तो उस नवाब से उसकी जमीन छीन ली जाएगी। ये बातें बोली गई। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीजें थी। प्लस ये भी मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटेन रेजिडेंट था वो भी अपना काम बहुत तरीके से करता था। ठीक है, ब्रिटेन रेजिडेंट इंटरनल अफेयर्स में जबरदस्त तरीके से इंटरफेयर करता था। हालांकि ब्रिटेन रेजिडेंट कहीं कहीं पे काटे भी बहुत गए हैं। अफगानिस्तान में तो ब्रिटिश रेजिडेंट को उड़ा दिया, काट दिया भैया। ठीक है ना, आए कैसे तुम यहाँ पे। अफगानिस्तान में तो जो हालत खराब की है ना अंग्रेजों की, अंग्रेजों को मार मार के भगाया, ब्रिटिश रेजिडेंट को काट दिया। छोटी सी टुकड़ी ब्रिटिश रेजिडेंट की, शाह शुजा को एम्परर बना दिया। अफगानिस्तान का एक आदमी चाहता नहीं कि शाह शुजा हमारा एम्परर रहे, शाह शुजा को भी मार दिया, ब्रिटेन के रेजिडेंट को भी काट दिया, जो थोड़ी बहुत ब्रिटिश फोर्सेस थी उनको मार मार के भगाया। अब ये अनफॉर्चुनेट बात थी कि दोस्तों उस ब्रिटिश फौजों में ज्यादातर तो इंडियन सोल्जर्स थे ना, वो तो बेचारे पैसों के लिए काम कर रहे थे। आगे देखते हैं, एंड में देखते हैं इस अलायंस को एक्सेप्ट किसने किसने किया। तो निजाम ऑफ हैदराबाद ने भाई एक्सेप्ट कर लिया इस अलायंस को, सब्सिडरी अलायंस को। रूलर ऑफ मैसूर ने, रूलर ऑफ मैसूर तो अब कर ही लेगा भाई, वोडेयार डायनेस्टी के रूलर को बैठा दिया गया। रूलिंग का उसको अगला पिछला नहीं आता। हैदर अली और टीपू सुल्तान को एलिमिनेट कर चुका। हैदर अली तो खैर पहले ही मर गया था 1782 में। टीपू सुल्तान एलिमिनेट हो गया। टीपू सुल्तान के बाद एक पपेट रूलर को बैठा दिया गया और सब्सिडरी अलायंस लागू कर दिया गया मैसूर पे। रूलर ऑफ तंजौर पे लागू किया गया 1799 में। नवाब ऑफ अवध पे लागू किया गया 1801 में। पेशवा पे लागू किया गया 1801 में। भोसले राजा ऑफ बेरार पे लागू किया गया 1803 में। सिंधिया पे 1804 में। राजपूत स्टेट्स ऑफ जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी एंड द रूलर ऑफ भरतपुर होलकर्स was the last Maratha confederation to accept subsidiary alliance in 1818। अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादातर लोग जो पहले एक टक्कर देते थे ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी को, 1857 के रिवॉल्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ेंगे। आप देखिए क्या कंट्रास्ट है। इससे पता चलता है कि नेशनलिज्म नाम की उस समय पे कोई फीलिंग थी ही नहीं इस देश के लोगों में, वो बस रीजनलिज्म जानते थे। तो ब्रिटेन हमको एक बहुत ब्यूटीफुल चीज देके गया है और वो है नेशनलिज्म। 1947 आते आते ब्रिटेन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डीलिंग्स थी उसने हमारी कंट्री को इतना ज्यादा यूनाइट कर दिया कि हम लोग एक हो गए। आज रीजनलिज्म से ज्यादा नेशनलिज्म मैटर करता है। हालांकि धर्म के नाम पे बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, इतने सारे कम्युनल राइट्स हुए, वो एक दुखद याद है। बट उसके अलावा कुछ हमको अच्छा भी मिला है अंग्रेजों से। तो ये था एनालिसिस इस चैप्टर का दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो उसको जरूर शेयर करिए। अगली वीडियो के साथ जल्दी आपके सामने हाजिर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। ध्यान रखिए अपना।